तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। क्योंकि आप लोग तो जानते ही है कि हमें आपकी बहुत फिक्र रहती है, तो और आपके एंटरटेनमेंट का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए एंटरटेनमेंट के साथ साथ हम आपके लिए ऐसे पॉडकास्ट भी लेकर आते रहते हैं जिसमें आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो सॉर्ट हो जाएं, आपकी लाइफ ईजी हो जाए, आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने लगे। तो ऐसे ही आज हमारे साथ है एक मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर, डॉक्टर पुनीत, जो हमें बताएंगे कि भाई आइडियल लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, क्या-क्या गलतियाँ हम अपनी लाइफस्टाइल में कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। सर एक किडनी स्पेशलिस्ट है, तो आज हम किडनी की भी थोड़ी-सी बात समझेंगे कि कैसे हम खुद अनजाने में अपनी किडनी को खराब कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर को वेलकम करते हैं। सर वेलकम थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच, आप इतने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के हमारे लिए आए। क्योंकि आजकल लोगों का सर जैसा लाइफस्टाइल चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम चल रही है लोगों की हेल्थ के साथ। तो आई एम श्योर आप भी बहुत ज़्यादा बिजी रहते होंगे। जी, लगता है कुछ ना कुछ चलता रहता है, पेशेंट्स आते हैं तो उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ता है पूरे दिन में और मैक्सिमम टाइम वहीं पे चला जाता है, पेशेंट्स के साथ ही रहता है। हाँ, तो सर अभी कैसा चल रहा है, मतलब क्या क्या लोगों की समस्याएं चल रही है कॉमनली जो आप देख रहे हो कि गलत हो रहा है यार, मतलब लोग गलत लाइफस्टाइल अडाप्ट कर रहे हैं। तो देखिए लगभग 100 से अधिक पैथीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, लेकिन आयुर्वेद ही एक ऐसी पैथी है जो कहती है आप बीमार ही ना पड़े। आयुर्वेद का जो एम बताया गया है, जो प्रयोजन बताया गया है, वो बताया गया स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणा मातुरस्य विकार प्रशमनम। इसका मतलब ये है कि जो आदमी स्वस्थ है, जो हेल्दी है, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना जो है वो आयुर्वेद का पहला एम बताया गया है। और दूसरा बताया गया है कि जो डिजीज है, जिसको प्रॉब्लम है, उसको ट्रीट करना आयुर्वेद में सेकंड बताया गया है। तो आयुर्वेद क्या कहती है कि बीमारी ना पड़ो। दवाई तो आप बाद में खाओगे, ट्रीटमेंट के लिए आप बाद में जाओगे, लेकिन अगर आप आयुर्वेद का पालन करोगे तो आप बीमारी नहीं पड़ोगे। अगर हम बात करें तो आज की डेट में लगभग 140 करोड़ लोगों की आबादी है। 5 में से 4 साढ़े 4 लोग किसी ना किसी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, किसी ना किसी प्रॉब्लम से पीड़ित हैं। अग्रीड। डायबिटीज होगी, 8-10 करोड़ लोगों को डायबिटीज होगी, एक अंदाजा से बता रहे हैं। बहुत सारे लोगों को अस्थमा है, बहुत सारे लोगों को टीबी की प्रॉब्लम है, 8-10 करोड़ लोगों को कोष्ठ की, पेट की समस्या रहती है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता। इसी प्रकार से बहुत सारे लोगों में ओबेसिटी है। तो ये सारे अगर बात करें तो 4 साढ़े 4 लोग जो है, मुझे लगता है कि वो बीमार हैं आज के समय में। और अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं 1850 में, तो लगभग 30-40 करोड़ की आबादी थी और इसके ऑपोजिट था। 5 में से 4 साढ़े 4 लोग हेल्दी थे, स्वस्थ थे, शतायु हुआ करते थे, 100 वर्ष की आयु हुआ करती थी उस समय। थोड़ा और पीछे चले जाएं 500-700 साल पहले, तो बीमारियां ही बहुत कम हुआ करती थी। और थोड़ा और पीछे अगर जाएं चरक और सुश्रुत के काल में, तो वो कहते हैं कि बीमारी क्या होती है सोचना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा था क्या? देखिए क्या था, इतना अच्छा मौसम, इतना अच्छा वातावरण था कि बीमारियां टिकती नहीं थी। सूर्य का प्रकाश भी इतना हमारे यहाँ पे इतना रहता था कि बीमारियां जो थी वो सिर्फ आउटसाइड जो बीमारियां हुआ करती थी वो हुआ करती थी। खाना पीना स्वस्थ हुआ करता था, वातावरण बहुत अच्छा था हमारा। तो ये सब चीज़ें जो है चेंज होती जा रही है। आज के समय में आप देखोगे कि जैसे जैसे वो फास्ट फूड की चेन पे भीड़ लगी होती है ना, वैसी भीड़ हॉस्पिटल की लाइनों में होती है। जैसे जैसे वहां भीड़ बढ़ रही है, वैसे वैसे इधर भी बढ़ती चली जा रही है। तो ये बड़ी गंभीर स्थिति है कि हम जो है ना, लेकिन दुनिया गोल है, लोग वापस आ रहे हैं, आयुर्वेद की तरफ आ रहे हैं। सर ये इंटरेस्ट बढ़ रहा है लोगों में क्योंकि एलोपैथी के खिलाफ बहुत सारी चीजें आ भी गई हैं, लोगों ने सुनी है, तो इस तरफ आ रहे हैं ज्यादातर लोग। देखो एलोपैथी जो है ना, वो मात्र 200-250 साल पुरानी आई पैथी है। 200-250 साल पहले पैथी आई है। और आयुर्वेद कब से अगर हम बात करें तो लगभग कोई किसका आकलन है कि ये शायद संजीवनी बूटी लाए थे भगवान लक्ष्मण के लिए, तो वो 8.5 लाख साल पहले की बात है। अगर कुछ और आकलन करते हैं तो 1500 साल, 2000 साल बताया जाता है। तो इतने लंबे समय से अगर कोई ट्रीटमेंट, कोई पैथी चली आ रही है, तो उसका क्या हो गया, वो टाइम टेस्टेड हो गई, समय की कसौटी पे खरी उतरी है ना वो। बट सर जैसे आप बता रहे हो कि इतने टाइम में इतने सारे चेंजेस आए, तो क्या पैथी, आयुर्वेदिक पैथी आउटडेट नहीं हो सकती कभी? क्योंकि अब जैसे लाइफस्टाइल बदल रहा है लोगों का, चीज़ें भी बदल गई, वातावरण भी बदल गया। पहले तो वो सब भी सपोर्टिव थे तो इंसान बीमार कम पड़ता था और रेमेडीज भी वर्क कर जाती थी आयुर्वेदिक।
पर आजकल जो आयुर्वेदिक रेमेडीज़ है उन्हीं में ही अगर मिलावट होने लग जाए, अगर, क्योंकि चीज़ें कोरिलेटेड होती है ना, तो ऐसा नहीं होगा कि आयुर्वेदिक जो वो है साइंस वो आउटडेट हो गई हो? देखो होता क्या है, आप इसका ऑपोजिट समझो कि बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं, क्योंकि पिछले 200-250 सालों में हमने आयुर्वेद का पालन ही कम करना शुरू कर दिया। हमारे जो दिनचर्या, रात्रिचर्या, जो हमारे ऋतुचर्या है, वो सारी चीज़ें हम भूलते चले जा रहे हैं। हम कहाँ उस हिसाब से सब चीज़ें करते हैं जैसे हम पहले क्या करते थे। पहले के समय में क्या किसी को घुटने की समस्या सुनी थी आपने? 4-5 जनरेशन पहले कि घुटना बदला जा रहा है या घुटने की वजह से कोई दिक्कत आ रही है, आज के समय में बड़ी कॉमन है। क्या रीजंस हैं इसके पीछे? हम वो भी चर्चा करेंगे इसमें कि क्यों पहले जो बीमारियां थी और अब जो बीमारियां, उनमें पहले डायबिटीज सुनी थी हमने कि डायबिटीज होती है, किसी की शुगर बढ़ गई। आज से कुछ 2-3 जनरेशन पहले शायद हार्डली किसी को हुआ करती थी, लेकिन आज ये बड़ी जनमानस को कॉमन सी प्रॉब्लम होती चली जा रही है। तो ये मेन चीज़ है कि हम आयुर्वेद की तरफ अगर लौटेंगे तो बीमारियां हमारे से दूर होती चली जाएंगी। आयुर्वेद कहता ही यही है, अगर आपने उसका पालन कर लिया, फॉलो कर लिया, तो बीमारियां ही ना हो। फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कौन है? चलो मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कौन है? सर नो आइडिया। कोई आइडिया, कोई गेस? कोई आयुर्वेद में ही होगा। बिल्कुल सही फरमाया आपने, आयुर्वेद में ही है। आचार्य सुश्रुत जो है ना, वो फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहे गए। प्लास्टिक सर्जरी जो इतनी एडवांस सर्जरी थी, अब आपने कहा कि आयुर्वेद जो है वो आउटडेटेड हो जाएगा, तो मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लास्टिक सर्जरी आज की डेट की है, लेटेस्ट है। और फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी जो बताए गए हैं वो 5000 साल पुराने बताए गए हैं। आज भी वो मानते हैं, मॉडर्न साइंस भी फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहती है उनको, आचार्य सुश्रुत को। मतलब नॉट जस्ट इन इंडिया, बाहर भी लोग यही मानते वर्ल्ड हैं। वाइड फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी आप गूगल पे डालो, आचार्य सुश्रुत आएंगे। तो वो आचार्य सुश्रुत जो हैं वो शल्य विज्ञान के विद्वान हैं, आयुर्वेदिक विद्वान हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि ना तो हम पूरे वर्ल्ड में लोग उनको मानते हैं, तो आउटडेटेड होती तो ऐसा नहीं होता। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था ना, बहुत सारे राजा आपस में युद्ध किया करते थे, युद्ध होते थे, तो पहले के समय में ना गला नहीं काटते थे, गर्दन नहीं काटते थे, नाक काट देते थे। वो कहते हैं ना, एक कहावत भी सुनी होगी, नाक कट गई मतलब इज्जत कम हो गई, मतलब हार हो गई, राजा की हार हो गई, तो गला ना काट के नाक काट दी। तो उस समय में क्या होता था, भारत की बात कर रहा हूं मैं, लगभग 1000 से 1200 राइनोप्लास्टी केंद्र हुआ करते थे। राइनोप्लास्टी क्या हुआ? नाक को, जो कटी हुई नाक को दोबारा जोड़ने की जो क्रिया है उसे राइनोप्लास्टी कहते हैं। 1000 से 1200 राइनोप्लास्टी केंद्र उस समय हुआ करते थे। राजा की नाक कटी और वो दोबारा जुड़ जाती थी। फिर नया युद्ध होता था, वो तो चलता रहता था आपस में। देखो जितने राजा होंगे, जितनी सबकी थॉट प्रोसेस होगा, वो तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन अगर हम बात करें आयुर्वेद की और शल्य विज्ञान की, तो उस समय इतना एडवांस सर्जरी थी। आज के समय में यूरोप जो है वो भेड़ बकरियों पे कर रहा है जो क्लोनिंग। पर उस टाइम तो ये था कि मशीन्स भी नहीं थी, अब तो मशीन भी है, फिर भी इतना अच्छा अचीव नहीं कर पा रहे। लेकिन उस टाइम पे ऐसा कैसे पॉसिबल था? बहुत सारी चीजें हैं, ये आप अगर देखेंगे सेम चीज है। आज के टाइम पे जो हम शल्य विज्ञान में जो हम इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं, वो सिर्फ एक धातु से बनते हैं, आयरन से। उस समय में वो 7 धातुओं से बना करते थे, जिससे उनमें जंग ना लगे। सर वैसे अगर जैसे शुभम ने बोला कि आउटडेटेड थी हो गई है क्या अब आयुर्वेदा, चलो उसका तो आपने आंसर दिया। बट अगर मैं ये बोलूँ कि आयुर्वेदा सिंस जड़ी बूटियाँ का इस्तेमाल किया जाता है बनाने के लिए, तो जड़ी बूटियाँ थोड़ी सी पॉल्यूटेड हुई हैं, क्योंकि सिंस नेचर जो हमारा है पानी। देखिए, आप जो भी आप ले रहे हो, हम खाना खाते हैं, हम रोटी खाते हैं, तो अब उस पर प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन हम कितना प्रभाव को कम कर सकते हैं, अब ये हमारे ऊपर है। अब आप बोलो कि मैं जड़ी बूटी नहीं लूंगा या मैं नेचुरल चीज़ नहीं खाऊंगा, मैं डब्बा बंद चीज़ खा लूंगा, मैं पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग खाऊंगा, तो दोनों को कंपेयर करोगे ना आज के समय में भी, तो ज़्यादा बढ़िया शरीर के लिए आज भी आपको नेचुरल चीज़ें मिलेंगी। अब आप उसको आज की नेचुरल चीज़ को उस समय की नेचुरल चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते ऑब्वियसली। लेकिन आज की जो नेचुरल चीज़ है उसको आप आज की आर्टिफिशियल चीज़ से कंपेयर करोगे, स्टिल आज की नेचुरल चीज़ बेटर है। सर पर देखा जाए तो खाने को ज़्यादा चीज़ें बची ही नहीं है, क्योंकि पेस्टिसाइड इतने डल रहे हैं सब्जियों में भी, और कलर्स डल रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो आदमी के पास ऑप्शन ही नहीं है, खाए तो खाए क्या। नहीं, थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेनी ज़रूरी है, हर चीज़ के लिए सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। देखो
वो कहते हैं ना कि आविष्कार जो है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। कोई प्रॉब्लम आती है तभी उसका सोल्यूशन आता है। अब प्रॉब्लम है, उसको सोल्यूशन भी निकालेंगे। अगर आपको सब्जियों में केमिकल है कुछ है, उसको ओवरनाइट सोकिंग कर सकते हैं हम कुछ और प्रिकॉशंस ले सकते हैं हर चीज़ के लिए। क्या क्या प्रिकॉशंस किस किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए पॉसिबल है वो हम ले सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना हम खाना पीना ही छोड़ दें। सही बात है। हम जो खाएंगे वो नेचुरल चीज़ तो लेंगे ही हम। और पर सर जैसे आयुर्वेदिक के प्रोसेस की बात करें कि ठीक कितनी जल्दी होता है, पर देखा ही जाता है कि बहुत टाइम लग जाता है एक पेशेंट को ठीक होने में थ्रू आयुर्वेदा, इसलिए लोग उस तरफ ज़्यादा जाते हैं एलोपैथी की तरफ। तो ये प्रोसेस फास्ट ऐसा कुछ चल रहा है कि भाई और फास्ट हो रहा है आयुर्वेद में, प्रोसेस क्या चल रहा है? देखो फास्ट होता है, आप कह रहे हो कि अगर किसी और पैथी में फास्ट होता है, अगर हम बात करें डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की, थायराइड की, तो बाकी जगह पे आप जाते हैं, एलोपैथी में जाते हैं, किसी और पर्टिकुलर जगह पे जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे तो मेंटेन हो रही है बॉडी। डायबिटीज़ हुई किसी को, वो डायबिटीज़ ठीक होती है क्या सारी उम्र? सुना है कि किसी पेशेंट दवाइयों पे रहता है, दवाइयों पे भी रहता है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ती चली जाती है दवाइयाँ, और उसके बाद वो इंसुलिन पे आ जाता है। इंसुलिन पे आने के बाद इंसुलिन की मात्रा बढ़ती चली जाती है, उसके बाद फिर कॉम्प्लिकेशन आने लग जाती है, लीवर में, हार्ट में, किडनी में, सब जगह पे दुनिया भर की कॉम्प्लिकेशन आती है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, दुनिया भर के टर्मिनोलॉजीज हैं। ब्लड प्रेशर किसी को हुआ, उसने एलोपैथिक बीपी की दवाई खाई, क्या वो जिंदगी भर ठीक होता है? डॉक्टर क्या कहता है, आपको सारी उम्र खाना पड़ेगा। आप डॉक्टर के पास गए, ठीक होने के लिए गए, लेकिन आप वहां जाके उसके परमानेंट पेशेंट हो गए। आप तो जाए जा रहे हो, रेगुलर जा रहे हो, वीकली विजिट हो रहे हैं, 15 दिन में विजिट हो रहे हैं, मंथली टेस्ट हो रहे हैं, फिर आप ये रेगुलर होता चला जा रहा है। ये तो कुचक्र बन गया, विशेष सर्कल बन गया। ठीक कहाँ हुए आप? अगर वहां पे आपको लग रहा है जल्दी ठीक हो रहे हो, तो वो आप ठीक नहीं हो रहे। आप बीमारी को अपने शरीर में लेके चल रहे हो और धीरे धीरे वो बढ़ती चली जा रही है, और वो घातक हो जाएगी आने वाले समय में, क्योंकि वो बढ़ रही है, क्योंकि आपकी डोजेज बढ़ रही है। तो ये देखना है कि अगर आपको समय भी लग रहा है आयुर्वेद में, और आपकी बीमारी जड़ से ठीक हो रही है, और एक तरफ आपकी बीमारी को मेंटेन करके धीरे धीरे बढ़ रही है वो, तो आपको डिसाइड करना है आपके लिए क्या बेस्ट है। टाइम लगा के ठीक करना बेस्ट है, या उसको मेंटेन करना, सिम्टम्स को दबाना थोड़े टाइम, फिर सिम्टम्स उभर के आएंगे और फिर वो बढ़ते चले जाएंगे। सर सिंस आप एक डॉक्टर हैं आयुर्वेदा, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका एक स्लीपिंग पैटर्न या ईटिंग पैटर्न या आइडियल डाइट आप कैसे मेंटेन करते हो, वो क्या है, अगर आप बता सकते हो हमारी ऑडियंस को। देखिए क्या होता है, एक बहुत ज़रूरी है कि हमें एक व्यायाम की बहुत इंपॉर्टेंस बताई गई है कि 1-1.5 घंटे का हम दिन भर व्यायाम ज़रूर करें। उसके साथ साथ हम खाना पीना जो हो सके सात्विक आहार का वर्णन किया गया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि वात पित्त कफ जो है बॉडी में बताए गए हैं। जैसे हमारे संसार को सूर्य, चंद्रमा और वायु चलाते हैं, वैसे ही हमारे शरीर को वात पित्त और कफ चलाते हैं। अब ये वात पित्त और कफ का बैलेंस अगर बॉडी में बना रहेगा, बॉडी में बैलेंस बना रहा वात पित्त कफ का, तो बॉडी जो है वो स्वस्थ रहेगी, निरोगी रहेगी। अब उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। अब मेरे से पूछ रहे थे कि आप अल्कलाइन वाटर का बड़ा प्रचलन है, अभी मेरे से ये जिक्र कर रहे थे। सर आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, सेलिब्रिटीज जो हैं हमारे वो सारे ऐसे ही कुछ वो कंज्यूम करते कितने हैं। का आता है अल्कलाइन वाटर? एक बॉटल कितने की है? 500-600। कितना होता है उसमें, कितने ml होता है? 500 ml या 1 लीटर है उसमें। 1 लीटर 500 ml, 500 रुपये लीटर या ऐसे अराउंड 1000 रुपये लीटर हो गया। अब अगर मैं आपको कहूँ कि आप यही काम फ्री में कर सकते हो, कैसे? अल्कलाइन वाटर से बेटर कर सकते हो और फ्री में कर सकते हो। बताइए सर कैसे होगा। देखो हमारे क्या है ना, हमारे जो माउथ है, हमारा जो मुंह है, इसमें एक मशीन है, इसका नाम है लार, जो सलाइवा बनाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स है। और ये जो होता है ये 24 घंटे काम करते हैं। इसमें कोई संडे नहीं होता, कोई मंडे नहीं होता, कोई दिवाली, कोई होली, कोई रात, कोई दिन, कुछ नहीं होता। 24/365 365 डेज ये वर्किंग में होते हैं। अब ये जो लार बनती है ना, ये होती है अल्कलीन, अल्कलीन होती है, क्षारीय होती है। लार बनी वो अल्कलीन है, क्षारीय है। और हमारे पेट में क्या है? एसिड। एसिड है। एसिड कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे आम भाषा में आप समझ सकते हैं एसिडिक है, अम्ल है। अब अगर हमें न्यूट्रल करना है, साइंस आपको अगर थोड़ा पता हो इसमें कि न्यूट्रल होता है जब एसिड प्लस अल्कलीन मिलते हैं, तो न्यूट्रल हो गया। तो न्यूट्रल कैसे होगा? अब ये जो हमारी लार है, अगर ये पेट में जाएगी तो न्यूट्रल होगा। अब वो कैसे जाएगी? पानी पीते रहे नॉर्मली। पानी पीते रहे। पानी कैसे पिए? ये तो गटागट 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 पीली बॉटल से
तो चली जाएगी क्या? नहीं। देखिए होता क्या है, अगर हम पानी पी रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल सूत्र है सभी के लिए, जो भी आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं उन सभी के लिए बहुत पावरफुल सूत्र है। अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो आपने काफी हद तक बीमारियों को मात दे सकते हैं, आप स्वस्थ रह सकते हैं। जब भी आप पानी पिए ना, पानी को आप सिप सिप करके पिए, घूट घूट करके पिए, गटागट नहीं पीना। पानी को आपने ऐसे पीना जैसे आप गर्म दूध को पी रहे हो। मुंह में लिया, राइट लेफ्ट किया, राइट लेफ्ट करने के बाद फिर वो अंदर गया, एक सिप लिया, फिर वो लिया, फिर अंदर गया, फिर दूसरा सिप लिया, फिर अंदर गया। जब आप इस तरीके से पानी पियोगे ना, तो आपका एसिड जो है पेट का वो शांत रहेगा, अल्कलीन, क्षारीय और अम्लीय मिल जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल होने की वजह से वात पित्त कफ भी बैलेंस हो जाएगा, त्रिदोष बैलेंस हो गए, बॉडी हेल्दी रहेगी। और दूसरा आपने पूछा अल्कलीन वाटर का यूज क्या होता है। अल्कलीन वाटर हम इसलिए पीते हैं ना ताकि बॉडी अल्कलीन रहे। अब अगर आप पानी को इस तरह का पी रहे हैं कि आपकी जो सलाइवा है वही पानी में मिक्स होकर अंदर जा रही है, तो आप तो वैसे ही अल्कलीन वाटर कर दिया आपने। नॉर्मल पानी को, ये जो पानी पड़ा है हमारे सामने, इसी को आपने अल्कलीन बना दिया। सही बात है सर। ये तो आपने पानी की सही तरीका बता दिया, चलो। लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ, जैसे सेंस सभी लोग आदी हो गए हैं फास्ट फूड के बहुत ज़्यादा, मतलब सब कंज्यूम करते ही हैं, बट अब छूट भी नहीं सकता ये। तो इसका बेस्ट तरीका, या फिर हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार, आप खुद कितना कंज्यूम करते हो और कितना हमारी बॉडी के लिए सही है? देखो फास्ट फूड क्या होता है, पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगा। फास्ट फूड बड़ा कॉमन वर्ड है, फास्ट फूड खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। व्हाट इज फास्ट फूड? जो जल्दी बन जाए, जो जल्दी पच जाए, जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। सर हम तो उसे समझते हैं जो तुरंत बना के वैन पे दे देते हैं ना 5 वो मिनट जंक में। फूड है। अच्छा वो जंक है। वो जंक है। अच्छा फास्ट है जो फास्ट पच जाए वो आपका फास्ट फूड है। अब ये जो हम खाते हैं पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, वैन वाले जो आप बता रहे हो, चाइनीज जो स्पेशल फ्लेवर्ड वाले होते हैं, जिसकी दूर दूर से खुशबू आती है। सर हमारे ऑफिस तक भी आते हैं यहाँ पे। चिली पटेटो का बहुत तगड़ा छौंका लगाता है सर, है ना। तो वो जो है ना, वो फास्ट फूड, वो जंक फूड नहीं है, वो जंक फूड है। हाँ चलो सर, जंक फूड फास्ट फूड दोनों का बता दो, क्योंकि सभी इनके आदी है। जंक फूड जो होता है वो हमें अवॉइड करना है। ठीक है। वो जंक फूड जाके वो आप देखो, अभी ऐसी जीवन शैली है, सब चीज़ें ऐसी हैं कि मैं आपको बोलूँ आपने खाना ही नहीं है तो शायद आप कितना परहेज कर लोगे ना, है ना, आप फिर भी लोगे। पॉसिबल, मुश्किल, थोड़ा सा मुश्किल है हर किसी के लिए कर पाना, बिकॉज आप 4 लोगों के साथ, लेकिन आप उसे जितना मिनिमाइज हो सके मिनिमाइज जरूर कीजिए। और अगर आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही तो मत लीजिए, किसी के कहने पे, किसी के सुनने पे मत लीजिए। आपकी बॉडी आपको सब चीज़ें बताती है कि क्या होने वाला है, कैसे बुखार आने वाला होता है, पता चलता है ना 2 दिन पहले बुखार आने वाला है, बॉडी एक हो गया, ये हो गया, वीकनेस आ गई, 10 चीज़ें हो गई तो बुखार आने वाला है। इसी तरीके से बॉडी बताती है। जितना मिनिमाइज आप इन चीज़ों को करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब फास्ट फूड की बात करें तो फास्ट फूड वो है जो बॉडी में जाके जल्दी पच जाए, जो डाइजेस्ट जल्दी हो जाए। फास्ट फूड की श्रेणी में क्या आएगा? खिचड़ी, दलिया, रसम, इडली, ये चीज़ें जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अरे ज़रूरी है कि आप कितना खा रहे हो और कितना पचा रहे हो। आपने 100 ग्राम खाना खाया और 100 ग्राम पचाया, बहुत बढ़िया स्थिति है, नंबर 1। लेकिन आपने 200 ग्राम खाया और 100 ग्राम पचाया, तो 100 ग्राम जो है वो कहाँ पे गया? वो 100 ग्राम बन गया आम। जैसे आप देखते हो ना, आप गैस पे पकाने के लिए अग्नि का काम होता है। अग्नि मतलब आप समझ रहे हैं, अग्नि मतलब जो गैस पे बर्निंग फ्लेम आ रहा है। इसी तरीके से हमारी बॉडी में डाइजेशन के लिए भी एक अग्नि होती है जिसका नाम है जठर अग्नि। जठर अग्नि, जठर मतलब अमाशय पेट, और अग्नि जो वहाँ पे पचा रही है। अब वो हमारी जो है जठर अग्नि जलती है तो हमारा डाइजेशन होता है। डाइजेशन होता है आयुर्वेद के अनुसार, और उसके बाद वो खाना हम जो खा रहे हैं वो रस बनता है। रस, रक्त, मांस में दस्ती, मज्जा, शुक्र, 7 धातुएं बताई गई हैं आयुर्वेद में। ये एक एक करके धातुओं का निर्माण होता है। अब अगर हमने खाया और पचाया नहीं तो आम बन गया। आम बनने के कारण जो है बहुत सी बीमारियां आयुर्वेद में आम, अनडाइजेस्टेड फूड के कारण बताई गई हैं, होती हैं। तो आपने जितना खाया उतना पचाया, इट्स अ वेरी फेवरेबल सिचुएशन, इट्स अ वेरी विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। पर सर ये आदमी मॉनिटर कैसे करे कि मैंने जितना खाया उतना ही पच गया, या
इतना पच गया, ये पता कैसे चलेगा? आपको अगेन अपनी बॉडी की सुननी पड़ेगी कि भाई मुझे भूख कितनी है और मुझे खाना कितना है। भूख तो पता चलती है ना कि अब मुझे और नहीं खाना, आप रुकते हो ना, जितने पे रुकते हो अब से उससे आधे पे रुकना। अब मैं बताता हूँ कि कितना खाना चाहिए एक आदमी को। एक हेल्दी ह्यूमन को, जो स्वस्थ आदमी है, उसको कितना खाना खाना चाहिए। बहुत से बार पेशेंट आते हैं, पूछते हैं जी हमें क्या खाएं क्या नहीं खाएं, वो भी बहुत ज़रूरी, लेकिन उससे पहले ज़रूरी कितना खाएं, कहाँ पर रुक जाएं। तो अगर हम स्टमक को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो उसका 1/4 हमने 4 हिस्से कर दिए, तो हमने 2 पार्ट्स ऑफ इट हमें फूड लेना है, 2 पार्ट्स फूड, 1 पार्ट पानी के लिए और 1 पार्ट हमें खाली छोड़ना है वायु के लिए, डाइजेशन के लिए। तो हमें भूख से आधा खाना है। स्वस्थ रहने का सूत्र क्या है कि भूख से आधा खाओ। आयुर्वेद में ये 5000 साल पहले वर्णित है कि भूख से आधा खाना है। 1 पार्ट हमें पानी के लिए छोड़ना है और 1 पार्ट हमें हवा के लिए छोड़ना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें। और पानी का भी और भी बहुत चीज़ें कि पानी हम पीते हैं तो पानी कैसे पिए। एक तो ये सूत्र है कि पानी सिप सिप पिए। पर सर ऐसा नहीं होगा कि कम खाएंगे तो कमजोरी आएगी बॉडी में? नहीं, फिट रहोगे आप, बिल्कुल कमजोरी नहीं आएगी। आप मैंने बताया आप खा लो ज़्यादा लेकिन आपने पचाया कम, तो वो आपके लिए दूसरी स्थिति बन जाएगी। आप जितना खा रहे हो उतना पचा रहे हो, वो फेवरेबल सिचुएशन है। आप पूरा खाओ लेकिन पूरा पचाओ, उतनी एक्सरसाइज करो। पहले के लोग खाते थे 10-10 रोटी, तो वो खेतों में मेहनत करते थे। आप करो उतनी मेहनत और करो, आपको पचा सकते हो तो वेल एंड गुड, आप खाइए उसको। लेकिन आज के समय में लाइफस्टाइल इतना फास्ट है कि उतना मेहनत का टाइम नहीं है। तो जितना भी आपको भूख है उससे आप उसको लिमिट में देख के खाइए। जरूरी नहीं है कि अब जो एक रिक्शा पुलर खाएगा और एक जो ब्लू कॉलर वाला खाएगा और एक वाइट कॉलर वाला, उनकी भूख अलग अलग हो सकती है क्योंकि उनका वर्क अलग अलग है, ऑक्यूपेशन अलग अलग है। तो सर ये भी बता दो कि खाएं क्या, यही बहुत ज़रूरी है कि इंसान को पता नहीं है क्या खाना चाहिए। देखो, मैदे को अवॉइड करना चाहिए। और जिस भी चीज़ में आपको चीनी मिलती है, चीनी तो हर जगह है ना आजकल, चीनी में तो हम डूब गए हैं। चीनी तो चाय में है, दूध में है, लस्सी में है, मिठाइयों में है। सर हर चीज़ में चीनी है, हर चीज़ में चीनी है। चीनी में तो हम डूब गए। लेकिन अब ये देखें कि चीनी जो है, ये चीनी में होता क्या है, चीनी में है क्या चीज़। चीनी में क्या, हमारे शरीर को ना 18 से 20 पोषक तत्व चाहिए होते हैं। सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, इस तरह के 18 से 20 हमारे शरीर को पोषक तत्व चाहिए। चीनी में क्या एक भी पोषक तत्व है? एक भी पोषक तत्व चीनी में नहीं है। चीनी में क्या प्रोटीन है? प्रोटीन की आप बात पूछ रहे थे, चीनी में क्या प्रोटीन है? चीनी में क्या मिनरल्स हैं? चीनी में क्या विटामिन है? A, B, C, D, E, कोई विटामिन है उसमें? सर पर चीनी खा के फिर एनर्जी कैसे आती है? कई लोगों को जैसे एनर्जी सी आ जाती है, या ग्लूकॉन डी भी फॉर दैट मैटर, जिसको शुगर रश कहते हैं। हाँ, तो वो कैसे मतलब ग्लूकॉन डी भी एक तरीके से है शुगर टाइप ही, तो वो ग्लूकोज बनाता है जिससे हमें एनर्जी होती है बॉडी में, या चीनी का फिर रोल आया कैसे हमारे लाइफस्टाइल में? दोनों चीज़ें आपने बहुत बढ़िया पूछी हैं। तो चीनी में एक्चुअल में क्या है? चीनी में क्या है? चीनी में जहर है। अच्छा, चीनी में जहर है। अब आपने एक चीज़ बोली कि चीनी में मीठापन तो है, लेकिन वो जो चीनी में मीठापन है वो हमारे किसी काम का नहीं है। चीनी का जो मीठापन है ना, वो होता है सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है वो किसी भी चीज़ के साथ लोगे ना, वो उसको डाइजेस्ट नहीं करने देगा। हमारे जो काम का मीठापन है ना, वो है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज किस में होता है और सुक्रोज किस में होता है? फ्रक्टोज फ्रूट्स में होता है। राइट, एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। जो भी भगवान की बनाई हुई चीजें हैं उन सब में फ्रक्टोज है। आम में फ्रक्टोज है, लीची में है, जितने भी मीठे फल हैं उन सब में फ्रक्टोज है। तो वो कंज्यूम करना सही है, वो वाला मिठास। बढ़िया है। और जो भी चीज इंसान ने बनाई है जो मीठी है, उसमें क्या है? सुक्रोज। सुक्रोज सुक्रोज है उसमें। अब हमें फ्रक्टोज लेना है, सुक्रोज नहीं लेना। तो क्योंकि क्या होता है ना, देखो, इंसान शैतान हो सकता है लेकिन भगवान शैतान नहीं हो सकता। पर सर जैसे ऑल्टरनेटिव आते हैं शुगर के, जैसे मिश्री हो गया या खांड हो गया, या हाँ, गुड़ है, खांड है। ये हमारे देश में पहले लेते ही लोग गुड़ और खांड थे। पहले चीनी होती ही नहीं थी। ये चीनी कहाँ से आई है? ये चीनी तो आई है जब से हमारे गुलामी आई है, जब से अंग्रेज आए हैं। तो पहले तो चीनी कोई खाता ही नहीं था। तो सर फिर तो चीनी को खत्म कर दे, अपने घर से हटा ही दें बिल्कुल, ये डब्बे लेकिन सब। हुआ क्या, फिर भी जब यहाँ पे आई चीनी तब भी हम नहीं खा रहे थे, हम लोग नहीं ले रहे थे। लेकिन अंग्रेजों को एक चीज पता थी कि इनको कुछ खिलाना तो फ्री में बांट दो।
फ्री में तो हम जहर भी ले लेते हैं। तो फ्री में देने के साथ साथ पहली बार जो सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है या गुटखा खाता है, वो क्या पैसे से खरीद के खाता है? बहुत कम चांस होता है जनरली उसे कोई फ्री में देता है, दोस्त यार चल ले ले यार खा ले, उसके बाद वो पैसे देता है उसके। अब यही कमी हमारी पता थी, फ्री में चीनी बांटी गई, उसके बाद लोग उसके आदी हुए, उसके बाद लोगों ने चीनी को लेना शुरू किया। अब चीनी भी उसी प्रोसेस से बन रही है जिस प्रोसेस से गुड़ बन रहा है, गन्ने के रस से बन रहा है, वो भी गन्ने के रस से बन रही है। आप कहोगे दोनों में डिफरेंस क्या है? एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से चीनी को बनाया जा रहा है, उसमें सल्फर का प्रयोग किया जा रहा है। उसको सल्फर वही है जो हमारे बहुत सारे केमिकल्स में, डाइंग में और बम पटाखों में यूज होता है। अच्छा। और जो ये नेचुरल प्रोसेस से बन रहा है, गुड़ है, खांड है, तो गुड़ और खांड जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, सेहतमंद है। अच्छा। और चीनी जो है वो हमें नुकसान देती है बहुत ज्यादा। तो चीनी को घर से आउट कर दो। और सर आप कब से कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, कब से आपने छोड़ा हुआ है? देखो, जब से मैंने आयुर्वेद समझा, पढ़ा तो अलग, समझा जब से, तब से मैंने चाय, कॉफ़ी, चीनी ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में बहुत मिनिमाइज कर दी। जितना मिनिमाइज करना एक आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से पॉसिबल है, उतनी मिनिमाइज कर दी। सर बर्थडे पे केक वेक में तो या फिर पेस्ट्री वेस्ट्री में तो आप जाएगी। बिल्कुल काटो, आप अगर आपको केक गुड़ वाला केक बनाने का स्टार्टअप खोल लेना चाहिए। बहुत सर आप इतने प्रोडक्ट्स बनाते हो सर आयुर्वेदिक, आप ये कुछ सोचो सर, एक बेकरी खोल दो गुड़ वाली। पार्टनरशिप कर लेते हैं हम लोग। सर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने ऑफ कैमरा जब हम डिस्कस कर रहे थे तब कही थी कि खाना तो कैसा होता ही है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आपने बोला था कि खाने का बर्तन कैसा होना चाहिए, उस पर भी आजकल बहुत चीज़ें चल रही है मार्केट में। कोई कह रहा है लकड़ी के बर्तन, कोई कह रहा है मिट्टी के बर्तन, कोई कह रहा है कि ब्रास के बर्तन होने चाहिए, कोई कह रहा है स्टील के बर्तन नहीं होने चाहिए। तो सर आप बताओ आयुर्वेद क्या कहता है, कैसे बर्तन में खाना बनाना चाहिए? देखो, जब आयुर्वेद, आज से पहले जब आयुर्वेद की ग्रंथ लिखे हुए थे ना, तब उस समय आधे से ये जो आप चीज़ें बता रहे हो ना, ये चीज़ें इस समय थी नहीं। अब ये तो हमारा एक मैन्युपुलेशन होती गई, चीज़ों में होती गई और नई नई चीज़ें, नए नए बर्तन आते गए। उस समय मैक्सिमम जो यूजेस होती थी वो मिट्टी के बर्तन की होती थी। मिट्टी के बर्तन में बहुत सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। अब अगर हांडी दाल खाओ तो उसका टेस्ट ही अलग आता है। अब मिट्टी के बर्तन में क्या होता है कि उसमें जितने भी हमें जो चाहिए, हमें आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, ये सारे ऑर्गेनिक फॉर्म में मिल जाते हैं। अभी आजकल हम बहुत सारे लोग बता रहे थे, वीडियो भी चल रही थी कि प्रेशर कुकर जो एल्यूमिनियम के आ रहे हैं वो क्यों नहीं यूज़ करने चाहिए, क्योंकि एक बहुत हैवी मेटल है। हमारी बॉडी का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, वो प्रेशर कुकर जो एल्यूमिनियम का होता है वो एल्यूमिनियम को फ्लश नहीं कर पाता। एल्यूमिनियम इतना हैवी है कि वो हाई प्रेशर झेलने के लिए बना हुआ है। हाई प्रेशर झेलने के लिए बना है। एल्यूमिनियम से क्या बनता है? एल्यूमिनियम के प्लेन बनते हैं, किसी भी प्रेशर को झेल जाते हैं। हम उसी में खाना खा रहे हैं। तो ये कहाँ से आए? ये भी एक विकृत रूप है। एल्यूमिनियम के बर्तन कहाँ से आए? जब अंग्रेज़ों की सरकार थी ना, तब वहाँ पे जो क्रांतिकारी लोग हुआ करते थे, उनको जेल में डाल के ना एल्यूमिनियम के बर्तन में चाय, चावल, कॉफ़ी, सब चीज़ें उनको एल्यूमिनियम के बर्तन में मिलती थी, रोटी, क्योंकि वो बॉडी में इकट्ठा होता चला जाता है, एकत्रित होता है और बॉडी उसको एक्सक्रीट नहीं करती। लेकिन हमने क्या करा, हमने घरों में ही उसको लाना शुरू कर दिया। बहुत से आप देखोगे जो बीपीएल फैमिलीज होती है उनमें बहुत समस्या होती है, दमा की, टीबी की। एक बहुत बड़ा कारण है उसके पीछे कि हम जो बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऐसे हैं जिससे वो बॉडी में इकट्ठे हो रहे हैं। एल्यूमिनियम के बर्तन को हमें कम से कम इस्तेमाल करना है या नहीं इस्तेमाल करना, फेंक देंगे तो और बढ़िया। और बहुत सारे विकल्प हैं हमारे पास उसके अलावा। बेस्ट है मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन, लेकिन अगर लगता है कि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है बनाने में, तो आप, इट इज़ बेटर टू यूज स्टील और एनी अदर मेटल। आयरन की भी कढ़ाइयाँ यूज़ होती थी पहले, वो भी आप कर सकते हैं, बट एल्यूमिनियम को हमें अवॉइड करना है। जिसमें खाना बन रहा है वही मैटर कर रहा है, जिसमें खा रहे हो इतना मैटर नहीं कर रहा। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन खाना बन रहा है तो उसमें पक रहा है ना, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि गरम गरम होता है उस समय। अब वो उस मेटल में थोड़ा बहुत मेटल तो जाएगा ही जाएगा उसमें खाने में। तो ये ज़रूरी है कि हमें उस समय और ज़्यादा ध्यान रखा जाए कि इसमें बन रहा है। सर थोड़ा सा और बता दो डाइट के बारे में। जैसे हमने शुगर की बात करी थी, थोड़ा सा और अगर आप बता सकते हैं कि क्या क्या हम ऐड ऑन कर सकते हैं और क्या क्या हटा सकते हैं। देखो, डाइट जो होती है ना, आप डाइट, आपके तो दर्शक मेरे ख्याल पूरे ग्लोबली देखते होंगे सब लोग, है ना? तो डाइट जो होगी ना वो सबकी समान हो सकती है क्या?
अगर मान लो कोई एक आपको राजस्थान गुजरात में देख रहा है और कोई एक आपको चेन्नई में देख रहा है, क्या डाइट सेम हो सकती है क्या? दोनों की आबो हवा अलग है, हवा अलग है। एक जगह पे सूखी हवा है, एक जगह पे गीली हवा है। चेन्नई में गीली हवा है, राजस्थान गुजरात में सूखी हवा है। तो जब हमारी भगवान ने इस तरह का प्रयोजन बनाया है कि सब जगह की हवा पानी अलग है, तो डाइट सेम कैसे हो सकती है? तो डाइट हमारी कैसी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है जानना कि डाइट किस तरीके की होनी चाहिए। डाइट हमारी इंटरनेशनल डाइट नहीं होनी चाहिए, इंटरनेशनल नहीं नहीं होनी चाहिए। इंटरनेशनल डाइट हो गई जैसे हम जो खाते हैं यूरोपियन फूड जो खा रहे हैं हम, दैट इज एन इंटरनेशनल डाइट। वो इंडियन डाइट नहीं है। अमेरिकन फूड खा रहे हैं, अमेरिकन बर्गर खा रहे हैं, चाइनीज नूडल खा रहे हैं। इस बारे में तो हमने बात कर ली, चलो ये तो अवॉइड करना है, मिनिमम करना है अपनी डाइट में। हाँ, तो इंटरनेशनल डाइट नहीं होनी चाहिए। पर ये भी इंटरनेशनल हुआ, जैसे मूसली वगैरह होते हैं, ये सब खाते हैं। कॉर्नफ्लेक्स दूध में डाल के। देखिए दूध जो है वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, उसमें हम आते हैं दूध में कॉर्नफ्लेक्स किस तरीके से लेना है। लेकिन दूसरा है कि हमें जो डाइट होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, नेशनल डाइट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मतलब पूरे भारत की एक सिमिलर डाइट हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। डाइट शुड ऑलवेज बी लोकल। डाइट हमेशा लोकल होनी चाहिए कि किस तरह के जगह पे रह रहे हैं, हमें क्या उस हिसाब से खाना है, क्या उस हिसाब से हमारे बॉडी के लिए सूटेबल है। अब हो सकता है कि नारियल के तेल में खाना बनाना नीचे जो साउथ इंडिया के लोग हैं उनके लिए फेवरेबल हो, दैट पंजाब हरियाणा के लोगों के लिए हो सकता है सरसों का तेल फेवरेबल हो। तो ये सब डाइट शुड ऑलवेज बी लोकल, इट शुड नॉट बी नेशनल, इट शुड नॉट बी इंटरनेशनल। तो ये चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि डाइट ऐसी हो जो जल्दी पच जाए। जो भी हम मैदा खाते हैं वो हमारे जाके जमा हो जाता है। मैदे को हम अवॉइड करें, चीनी को हम अवॉइड करें। ये हम बेसिक चीज़ें जो विकृत रूप है डाइट का, उसको हम जितना मिनिमाइज कर पाए वो उतना अच्छा है। अच्छा सर, ऐसा भी हमने सुना है कि हर टाइम, मतलब पहले ऐसा होता था कि हर मौसम के हिसाब से रोटी का आटा भी अलग होता था। कभी लोग बाजरे की रोटी खाते थे, कभी किसी और चीज़ की रोटी खाते थे। आटे की रोटी हमेशा नहीं चलती थी। तो ऐसा है कि आटा भी चेंज करते रहना हाँ चाहिए? बिल्कुल, आटा जो है अगर हम आटा भी चेंज करते रहें, आपने देखा होगा रोज एक नई रिपोर्ट आ जाती है कि आज इस तेल के बारे में आप देखेंगे कि ये तेल अच्छा है, फिर महीने बाद न्यूज़पेपर में दूसरी रिपोर्ट आती है, वो कहती है कि ये तेल नहीं, ये तेल अच्छा है। ऐसे ये ना कार्यक्रम चलता रहता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम ऑयल को, आटे को हम चेंज करते रहें थोड़े थोड़े टाइम में। पहले बहुत सारे ऑप्शंस हुआ करते थे, अब बहुत सारे ऑप्शंस उस तरीके से नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि मतलब इतने हॉस्पिटल, इतनी इमरजेंसीज भी नहीं हुआ करती थी जितनी अब हो रही हैं। तो अगर हम डाइट को सही कर लेना तो हमारे काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो बीमारियों को कंट्रोल में किया जा सकता है। सर एक बार वो भी बता दो टाइम कि कैसे कैसे खाना चाहिए, किस किस टाइम, हैवी मील, लाइट मील। देखिए क्या होता है कि अभी जो भी हैवी मील हमें खानी है वो हम ब्रेकफास्ट के टाइम पे खा लें। सूर्यास्त के बाद जो है आयुर्वेद में लिखा है कि हमें कुछ नहीं खाना होता। और हम क्या कर रहे हैं आजकल, हम उल्टा करते हैं। हम जो हमारा मन करता है वो हम रात को खाते हैं। अब तो हम फ्री हो गए, अब हम चलो रिलैक्स करते हैं, अच्छा सा खाना हमने ऑर्डर करा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और वो आ गया और हमने खा लिया और फिर हम खा के सो गए। वो खाना कहाँ गया? वो खाना तो पूरी रात पेट में ही पड़ा रहा, वो डाइजेस्ट तो हुआ ही नहीं। और वो ही कारण बनता है बहुत सी बीमारियों का आने वाले समय में। तो जो भी आपका खाने का मन है, आपने जो भी हैवी खाना है, कुछ इस तरीके खाने का मन है, तो आप सुबह के समय खा लो उसको, मॉर्निंग टाइम में वो फिर डाइजेस्ट हो जाएगा आपका। और रात को वो बताते हैं कि सुबह आप राजा की तरह खाओ, दोपहर को मनुष्य की तरह खाओ और रात को आप भिखारी की तरह खाओ। कम से कम खाओ, जितना कम हो सके। तो अगर आपने ये सूत्र समझ लिया कि सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाना, तो काफ़ी हद तक हमने चीज़ें जो है वो कंट्रोल कर लिया। बहुत से लोग पूछते हैं कि दूध कब पिए, दूध पिए नहीं पिए, जूस कब पिए, लस्सी कब पिए। तो एक कॉमन सी सूत्र है कि अगर हम सभी लोग इसको फॉलो कर सकते हैं कि अगर हम किसी को जूस पीना है तो उसका सबसे बढ़िया टाइम है सुबह का। छाछ लस्सी पीनी है दोपहर का सबसे बढ़िया टाइम है। और किसी को अगर दूध पीना है तो वो रात का सबसे बढ़िया टाइम है, रात को सोने से पहले। हाँ, रात को सोने से पहले, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे उस चीज़ को डाइजेस्ट करने के एंजाइम मैक्सिमम होते हैं बॉडी। सर आप दूध कह रहे थे, एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ उसे ब्रीफ में डिस्कस कर ही ले। दूध को लेके बहुत चर्चा चलती रहती है हमारे पॉडकास्ट पे भी। दूध अच्छा है, दूध अच्छा नहीं है। आजकल बहुत सारे तरह के दूध आ गए हैं।
आलमंड मिल्क और ये सोय मिल्क, और अभी नए आ गए हैं A2 मिल्क, A2 घी, ये सब भी आ रहा है मार्केट में, तो ज़रा इस पे थोड़ी क्लैरिटी दो। तो देखिए, दूध जो है ना, वो आजकल उसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। दूध अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है अडल्ट्रेशन जो होती चली जा रही है दूध के साथ। और वो अडल्ट्रेशन कंट्रोल करना आपके हमारे बस की चीज़ नहीं है। वो अडल्ट्रेशन कंट्रोल करना और जो अथॉरिटीज़ है उनके लेवल की चीज़ है। अगर दूध प्योर है, दूध अगर बढ़िया है, देखो हमने गाय को माँ का दर्जा दिया है। क्यों दिया है गाय को माँ का दर्जा? क्योंकि गाय जो है ना, वो पहले अपने बछड़े के लिए दूध देती है और फिर हमारे लिए देती है, इसलिए हमने उसको माँ का दर्जा दिया है गाय को। तो ये दूध जो है पहले से लोग पीते चले आ रहे हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि दूध हमें नहीं पीना चाहिए। लेकिन दूध के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है उसके अंदर। यूरिया बहुत ज़्यादा मिला हुआ आ रहा है दूध में, दुनिया भर की चीज़ें जो है उसमें मिली हुई आ रही है। अब जो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो है एक जो है अथॉरिटी के लेवल का टास्क है। लेकिन अडल्ट्रेशन हो रही है दूध में, उसको रोकना ज़रूरी है, रुकनी चाहिए वो। तो ओवरऑल दूध पीना ठीक है अगर प्योर दूध है। प्योर दूध अगर मिलता है, अगर किसी का अपना मतलब गौशाला से मिलता है या वैसे आपका देखा वाला मिल रहा है तो बढ़िया है। पैकेट वाला दूध जो है वो नुकसान दे रहा है। पैकेट वाले दूध में बहुत सारी कमियां हैं। पहले के समय में वो पैकेट वाला दूध का इतना प्रचलन नहीं था, लोगों ने घर घर में गाय रखी हुई थी, तो उस समय दूध बड़ा फायदेमंद हुआ करता था। सर ये भी हमने सुना है, ये भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, गाय का दूध ज़्यादा अच्छा है या फिर भैंस का दूध अच्छा है ह्यूमंस के लिए, आपकी इस पर क्या राय है? नहीं, गाय का दूध डेफिनेटली बढ़िया है, अच्छा है। और गाय का दूध जो है वो इंसान के लिए या ह्यूमंस के लिए वो बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ मिल्क। सर सिंस आप किडनी स्पेशलिस्ट हैं तो मैं जानना चाहता हूँ आपके पास जो पेशेंट आते हैं वो कैसे कैसे समस्याओं को लेकर आते हैं और किस लेवल पे मतलब किडनी फेलियर हो रहा है आजकल और लोग क्या क्या फेस कर रहे हैं? देखिए, किडनी जो है ना एक बहुत वाइटल ऑर्गन है बॉडी का, लेकिन आज के समय में किडनी फेलियर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके पीछे के दो मेन रीज़न है, दो मेन कारण है। ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर एंड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, जिसको कहा जाता है हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी और डायबिटिक नेफ्रोपैथी, यानी कि ब्लड प्रेशर के कारण फेल हुई किडनी और डायबिटीज़ के कारण फेल हुई किडनी। प्रमुख कारण ये है, अब जब ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल लंबे समय तक चलता रहता है ना, तो वो किडनी के नेफ्रॉन्स को जाके डैमेज करता चला जाता है। वो और भी ऑर्गन्स को डैमेज करता है, लेकिन नेफ्रॉन्स पे जाके वो खासा प्रभाव डालता है और किडनी डैमेज होनी शुरू हो जाती है। जिस कारण बहुत से पेशेंट आते हैं, कहते हैं हमारा क्रेटनाइन बढ़ गया, यूरिया बढ़ गया। KFT एक जांच होती है वो कराते हैं, जनरली एक ब्लड टेस्ट होता है वो कराते हैं, उसमें देखते हैं कि ये प्रॉब्लम्स बढ़ गई। सेम केस है डायबिटीज़ का। लेकिन आजकल कुछ अन्य प्रकार के लोग भी आते हैं, OTC ओवर द काउंटर पेन किलर्स ले लेते हैं। बहुत सारे घुटने में दर्द हुआ, पेन किलर ले ली, या कोई प्रॉब्लम हुई, पेन किलर ले ली। अब वो पेन किलर जो होती है वो नेफ्रोटॉक्सिक होती है, किडनी को नुकसान देती है। अब वो किडनी को नुकसान देने के कारण किडनी जो है उसका रेगुलर सेवन करने से, बहुत लंबे समय तक सेवन करने से किडनी जो है वो भी डैमेज होती चली जाती है। आजकल बहुत से यंग पेशेंट आते हैं जो रेगुलर प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे होते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट में बहुत सी बार स्टीरॉयड भी मिले हुए होते हैं। वो स्टीरॉयड जो होते हैं वो एकदम से मसल्स बना देते हैं, बॉडी बना देते हैं। सप्लीमेंट लिया और एकदम से बॉडी बन गई, और लेकिन वो किडनी को जाके डैमेज करते चले जाते हैं। तो ऐसे यंग केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं आज के समय में। अब किडनी पेशेंट के लिए प्रॉब्लम क्या होती है कि वो जाता है और वो अपना नेफ्रोलॉजिस्ट के पास गया, किसी डॉक्टर के पास गया, वहाँ पे जाके देखता है कि अभी मेरा 1 या 2 क्रेटनाइन है, अभी इसमें क्या कर सकते हैं। तो नेफ्रोलॉजिस्ट उनको दवाइयाँ देता है, उनको कहता है कि आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले लो, आप जो है डायूरेटिक ले लो, सेरम डाइटर ले लो, आप सोडियम बाइकार्बोनेट ले लो, आप कैल्शियम की गोली ले लो। किडनी की तो कोई दवाई होती नहीं है। तो अब नेफ्रोलॉजिस्ट के पास आप जा रहे हो, किडनी की कोई मेडिसिन नहीं है, 1-2 क्रेटनाइन लेके जा रहे हो, थोड़े टाइम आप वो दवाइयाँ खाते हो, उसके बाद पेशेंट को पता चलता है कि अभी एकदम से क्रेटनाइन बढ़ गया। अब वो 5-6 चला जाता है। अब वो 5-6 जाने के बाद डॉक्टर्स नेफ्रोलॉजिस्ट उनको कहते हैं कि आप डायलिसिस करा लो। अब डायलिसिस आपने कराया तो डायलिसिस पेशेंट का वो रेगुलर होता चला जाता है। सप्ताह में 2 बार करा लो, सप्ताह में 3 बार करा लो, वो एक रेगुलर साइकिल बन जाती है। अब वो फिर दोबारा पेशेंट परेशान होता है, वो कहता है मैं क्या करूँ, डॉक्टर के पास दोबारा जाता है, कहता है डायलिसिस लंबे समय तक नहीं चलेगा, अब आप ट्रांसप्लांट ही करा लो। फिर वो बड़ी मुश्किल से सब चीज़ों का अरेंजमेंट करता है और अपना एक डोनर ऑर्गन का अरेंजमेंट करता है, सब चीज़ें एक गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज़ करता है। उसके बाद वो दुनिया भर के पैसे इकट्ठे करने के बाद ट्रांसप्लांट करता है। ट्रांसप्लांट की जो एवरेज एज बताई गई है वो भी 5 साल तक बताई गई है। बहुत सी बार जो
पेशेंट होते हैं उनकी किडनी जो है वो बहुत लंबी नहीं चल पाती, ओटी से बाहर आते हैं तो उसे पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन कह दिया जाता है, ट्रांसप्लांट फेल नहीं कहा जाता उसको। अब ट्रांसप्लांट एक समय के बाद मान लो 5 साल चल गया, 10 साल भी चल गया और लंबा भी चल गया, उसके बाद फिर दोबारा वो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाता है, वो कहता है अब क्या करें, अब ट्रांसप्लांट जो है वो फेल हो रहा है, तो अब दूसरा ट्रांसप्लांट करा लो जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, या फिर आप एक दोबारा से डायलिसिस करा लो। तो पेशेंट जाता है दोबारा से, वो सोचता है कि डायलिसिस जो है वो दोबारा से शुरू होता है उसको, तो वो शुरू हुआ, क्रेटनाइन लेके हो गया डॉक्टर के पास ठीक होने के लिए, वो डायलिसिस करा रहा है, सप्ताह में 2 बार करा रहा है और वो रेगुलर जाके वहाँ पे परमानेंट ही जा रहा है, 2 बार जा रहा है, साथ में एक अटेंडेंट भी जा रहा है, वो हॉस्पिटल के चक्कर ही काटे जा रहा है, 15 दिन में टेस्ट हो रहे हैं, हफ्ते में 2 बार डायलिसिस हो रहा है, 4-5 घंटे का डायलिसिस हो रहा है, पेनफुल प्रोसेस इतना है। तो अगर GFR जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, किडनी के कार्य करने की जो क्षमता है, उसे GFR कहते हैं। 1 मिनट के अंदर किडनी की छन्नी कितना छान रही है उसको GFR कहा जाता है। 1 मिनट में जो नॉर्मल किडनी होती है वो 90 ml के आसपास छानती है। अब किडनी जब फेल होती है, किडनी जब कम काम कर रही होती है तो GFR कम होने लग जाता है, क्रेटनाइन बढ़ने लग जाता है। अब अगर GFR को इम्प्रूव करना पॉसिबल है, अगर कोई एलोपैथिक में या कुछ किसी भी है तो उससे बढ़िया कुछ होता नहीं, लेकिन वहाँ पे इस तरह की कोई मेडिसिन जो है वो अभी है नहीं, प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है नहीं, दोनों चीज़ें हैं, पॉसिबल ही नहीं है। अब आयुर्वेद में जो बताया गया, जो हमारे समझ में आया, हमने ये चीज़ को समझने की कोशिश करी और जितना हमारे अंदर कैलिबर था उसमें हमने देखा कि हम किस तरीके से इन पेशेंट्स की हेल्प कर पाएँ, किस तरीक़ा से किडनी पेशेंट तक उनको डायलिसिस ना कराना पड़े, उनको ट्रांसप्लांट ना कराना पड़े, ऐसी कोई गंभीर स्थिति ना है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सैकड़ों हज़ारों केसेस हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी कर्मा आयुर्वेदा नाम से उपलब्ध है। कोई सर बढ़िया केस? हाँ, बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स भी है मेरे पास जो पेशेंट को बिफोर की और आफ्टर की, ये जितनी भी रिपोर्ट्स है ना, ये सारी रिपोर्ट जो है ना, ये सब अलग अलग लोकेशंस की हैं। वी नेवर एडवाइज एनी ऑफ आवर पेशेंट टू गो टू एनी पर्टिकुलर लैब, दे कैन गो टू देयर लैब ऑफ देयर चॉइस। आपको जहाँ अच्छा लगता है, जहाँ आप रहते हो आप वहाँ जाओ और आप वहाँ पे जाके टेस्ट कराओ। तो अब ये एक रिपोर्ट है हमारे पास, इसके अंदर इनका क्रेटनाइन जो है वो 18.66 है और यूरिया 204 है। उसके बाद इनका जो क्रेटनाइन हो गया वो घट के हो गया 30 से 2024 1.82। अब ये मॉडर्न डायग्नोस्टिक लैब से इन्होंने जांच कराई है। अब ये राजबाला पेशेंट का नाम है और 1.82 क्रेटनाइन हो गया 18 से, और यूरिया जो था वो 204 था और 59.44 हो गया, यूरिया भी काफ़ी रिड्यूस हुआ। अब इन्होंने इसके बाद अल्ट्रासाउंड भी कराया, अल्ट्रासाउंड में भी इनको समझ आया कि पहले जो प्रॉब्लम थी वो अल्ट्रासाउंड से इन्होंने वेरीफाई कराया, वो ठीक हुई नहीं हुई। और ये पेशेंट जो है बड़ी पढ़ी लिखी पेशेंट थी, इन्होंने 4 जगह पे फर्दर और वेरिफिकेशन कराई कि कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं है कि कोई रिपोर्ट में गलत आ गया हो या कोई मुझे गलत लग रहा हो किसी चीज़ में। अब ऐसे हमारे पास जो है वो पेशेंट्स सारे विश्व भर के पेशेंट आते हैं और सभी की अलग अलग रिपोर्ट्स होती हैं, अलग अलग लैब्स होती है। अब इन्होंने कराया, ये कोई SSB हेल्थ एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ से इन्होंने जांच कराई। क्रेटनाइन है इनका 9.8, यूरिया इनका 133, 29/4/2000 की रिपोर्ट है ये किसकी। उसके बाद इन्होंने कराया 2.48 हो गया इनका, लाल पैच से इन्होंने रिपीट कराया टेस्ट। इनका नाम है थिनप्ले लुंडलप और ये इनका फरीदाबाद से इन्होंने जांच कराई है। ऐसे जो है और पेशेंट्स आते हैं जिनका ये सारे पैरामीटर्स जो है वो बढ़े हुए होते हैं, एंड वी फोकस कि हम सभी पेशेंट्स को बताएं कि आप मेडिसिन के साथ डाइट, योगा, एक्यूप्रेशर, मेडिटेशन सब चीज़ें होलिस्टिकली फॉलो करो। आयुर्वेद फोकस ऑन होलिस्टिक अप्रोच, हमारी ऑर्गन बेस्ड अप्रोच नहीं होती कि अगर किडनी खराब है तो किडनी ठीक कर दो, लीवर खराब है तो लीवर ठीक कर दो। पूरी बॉडी हम समझते हैं कि पूरी बॉडी में किस तरीके से इंप्रूवमेंट आ सकती है, तो होलिस्टिक अप्रोच है आयुर्वेद में। सर जैसे आपने बताया कि ब्लड प्रेशर की वजह से जो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है उसको आगे चल के किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, या डायबिटिक का कोई बंदा है तो उसको हो सकती है। तो अगर कोई ब्लड प्रेशर और डायबिटिक बंदा है तो उनको कितने टाइम में अपनी किडनी का टेस्ट करवा लेना चाहिए, मतलब टू बी सिक्योर? देखिए, एक तो HbA1c होता है, वो ब्लड प्रेशर शुगर का टेस्ट होता है, डायबिटीज़ का टेस्ट होता है, वो 3 मंथ्स की उसमें एवरेज शुगर आ जाती है। HbA1c हर डायबिटिक पेशेंट को कराना चाहिए। बहुत सी बार पेशेंट फास्टिंग और BP करा रहे होते हैं, HbA1c नहीं करा रहे होते, उसमें एवरेज शुगर का पता चलता है कि 3 महीने में आपकी एवरेज शुगर कितनी रही है, और वो कंट्रोल होना चाहिए HbA1c। अगर HbA1c कंट्रोल है तो मोर और लेस सबकी शुगर कंट्रोल है, तो डायबिटीज़ कंट्रोल है। और जिनको शुगर है, जिनको BP है, उनको एटलीस्ट आप समझ लीजिए 1 in 3 months अगर KFT करा लें, जिनका हायर स्टेजेस पे, तो वो सेफर साइड पे रहेंगे। नहीं तो एटलीस्ट 1 in 6 months तो KFT उनका होना चाहिए।
जिससे पता चले कोई इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा। किडनी के अलावा भी इन सब बीमारियों के और जगहों पे भी इम्पैक्ट होते हैं। ये सब ज़रूरी है कि हम कंट्रोल में रखें। ब्लड प्रेशर का भी सेम इशू है। ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है और कई बार तो साइलेंट होती है। किडनी की प्रॉब्लम क्या होती है, साइलेंट होती है, पता भी नहीं चलता कि एकदम से किडनी का पता चलता है कि जब क्रेटिनाइन बढ़ जाता है तब पता चलता है, क्योंकि कोई सिम्टम नहीं आते ज़्यादा। जनरली पैरों में सूजन आ गई पेशेंट को, वो कहते हैं जी सूजन आ गई, अब क्या करें। अब वो जाते हैं, टेस्ट कराते हैं, पता चलता है किडनी कम काम कर रही है। अब वो तब तक वो काफ़ी ज़्यादा स्टेजेस जो है आगे चली गई होती हैं। पर इस टर्म पे अगर इमरजेंसी ही आ रखी है एक तरीके की, तो भी एक आयुर्वेदिक में है सोल्यूशन कि इमरजेंसी के टाइम भी काम करता है? देखिए या फिर इमरजेंसी में तो हम जो है ये नहीं कहेंगे कि इमरजेंसी में आप जो है पहले बॉडी को स्टेबल कीजिए। इमरजेंसी में आप नियर बाय अपने हॉस्पिटल में जाइए, इमरजेंसी में दिखाइए, वहाँ पे पहले बॉडी को स्टेबल कर लीजिए। स्टेबल करने के बाद आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है वो आप लेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ है, डायलिसिस के बिना बॉडी नहीं चल सकती, या ऐसी स्थिति है जिसके अंदर जो है वो पॉसिबल नहीं है कि आयुर्वेद इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, टाइम लगता है उसमें। आप हर महीने टेस्ट करा सकते हो, उसमें बिफोर आफ्टर देख सकते हो कि किस तरीके से इंप्रूवमेंट आ रही है। वो आप देख सकते हैं कि कैसे पहले बिफोर था, कैसे आफ्टर था, और अपने आसपास की लैब से आप टेस्ट करा सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि प्रॉपर साइंटिफिक है कि बिफोर था या आफ्टर था। सर थोड़ा अगर हम बेसिक ही समझे तो आप क्या मेडिकेशंस पे ज़्यादा काम करते हैं, या मतलब इमीडिएट ट्रीटमेंट होता किस तरीके से, या कोई किडनी का स्पेसिफिक दवाइयाँ चलती हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ चलती हैं, क्या होता है? देखिए क्या होता है कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं किडनी में वो चलती हैं साथ में, लेकिन हम जनरली क्या होता है एलोपैथिक मेडिसिन बहुत लंबे समय से पेशेंट ले रहा होता है। फर्स्ट प्रेफरेंस में वो आयुर्वेद के पास कोई भी पेशेंट नहीं आता, वो जनरली आता है एलोपैथिक में जाता है, वहाँ पे वो 10 तरह की दवाइयाँ ऑलरेडी ले रहा होता है। और बहुत सी बार ना लेटर स्टेजेस में, लास्ट स्टेजेस में पेशेंट आते हैं जहाँ पे उनका जो होता है सिचुएशन थोड़ी सी गंभीर हो गई होती है। तो जैसे आपके पास आए तो आपका कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। देखिए कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट में हम उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और मंथली बेसिस पे उनको टेस्ट कराने होते हैं। टेस्ट कराने के साथ साथ उनका कई बार DTPA स्कैन भी कराया जाता है, जिसमें देखा जाता है GFR पहले कितना था और अब कितना है उनका। मेडिसिन के साथ साथ फिर आप डाइट और वो सब डाइट, योगा, एक्यूप्रेशर, मेडिटेशन, सब चीज़ें प्रॉपरली बताई जाती हैं। अब किडनी पेशेंट को डाइट कैसी लेनी चाहिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि उसके पोटेशियम कम होना चाहिए उसकी डाइट में, उसको यूरिया कम करने के लिए क्या लेना चाहिए, ये सब चीज़ें उसको डिटेल में बताई जाती है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। ओके सर, कोई क्लाइंट स्टोरी या कोई एक्सपीरियंस है आपके पास कि कोई बहुत वर्स्ट सिचुएशन में, ये रिपोर्ट्स तो आपने डिस्कस करी, बट कोई होता है ना पर्सनली आप बहुत एक इमोशनल हो जाते हो जब कोई खुश होकर घर जाता है अपने, तो ऐसी कोई स्टोरी आपको ध्यान आ रही है किसी पेशेंट की? जी बिल्कुल, एक पेशेंट हैदराबाद से थे हमारे पास, उनका क्रेटिनाइन लगभग 18 था और वो पेशेंट का लगभग 15 दिनों में क्रेटिनाइन जो था वो नॉर्मल हो गया था। तो उन्होंने लगभग मल्टीपल जगहों से उसे वेरीफाई कराया, टेस्टिफाई कराया और वो क्रेटिनाइन नॉर्मल रहा। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि 15 दिन में क्रेटिनाइन इतना बढ़ा हुआ था, जहाँ उनको डायलिसिस ट्रांसप्लांट बोल दिया गया था, वहाँ उनका क्रेटिनाइन नॉर्मल हो गया। सिर्फ मेडिसिन से उन्होंने सब चीज़ें फॉलो करी। और एक बहुत बड़ी चीज़ होती है विश्वास। आप ये समझिए कि मूर्ति पत्थर से बनती है, जब पत्थर में विश्वास होता है तब वो मूर्ति खिलाती है। अगर किसी भी चीज़ को विश्वास से किया जाए तो बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। देखो हमारी साइकोलॉजी जो है ना, वो हमारी फिजियोलॉजी कंट्रोल करती है। साइकोलॉजी क्या है, हमारा दिमाग में क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है, वैसे हमारे हार्मोन्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। फिजियोलॉजी है जो बॉडी में हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। तो अगर हम किसी चीज़ पे विश्वास से करेंगे ना, तो वो हमारी बॉडी उस हिसाब से करने लग जाती है, चलने लग जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी चीज़ करें वो बड़े विश्वास से करें, तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ऑसम सर, मज़ा आ गया आपसे बात करके। आपने जो नॉलेज दी है, हम तो मतलब पॉडकास्ट करते रहते हैं, तो हम भी अपनी लाइफ में कोशिश कर रहे हैं जितनी चीज़ें नेचुरल और ऑर्गेनिक की तरफ वापस आएँ और अपनी साइंस पे ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करें। सर आप जाते जाते यूथ को कुछ मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि यंगस्टर्स थोड़ा अभी भी दूर है आयुर्वेदा से, बड़े लोग फिर भी थोड़ा फॉलो करते हैं, हमारे पेरेंट्स लोग फिर भी फॉलो करते हैं, तो यंगस्टर्स के लिए आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ देखिए, एक जनरल सा सूत्र बताता हूँ मैं, सभी लोग जो फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो हेल्दी हैं या वो डिजीज़ हैं, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। इस सूत्र को आप फॉलो कीजिए। तो जब भी आप पानी पिएंगे ना, पानी को हमेशा बैठ कर पीना है, खड़े होके नहीं पीना। हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था बहुत सी बार, बैठ जा, खड़ा मत रह, पानी बैठ के पी।
लेकिन आजकल हम साइंटिफिक हो गए, हम पूछते हैं कि इसके पीछे का क्या रीज़न है, तो शायद हम उनसे वो रीज़न नहीं जान पाते थे। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, जिससे यूथ को साइंस में विश्वास है, साइंस रीज़न से चलती है। तो रीज़न उसके पीछे का ये, जब हम पानी बैठ के पीते हैं ना, तो हमारा जो ग्रेविटी होती है ना, वो पेट पे आ जाती है और पानी भी डाइजेस्ट होता है, तो पानी जो है वो पेट में जाता है। और जब हम खड़े होकर पीते हैं पानी को, तो वो ग्रेविटी जो है वो पैरों में चली जाती है, तो पानी के ज़्यादा चांसेस होते हैं वो पैरों में चला जाए। तो जब भी पानी पिए, बैठ कर पीना है, खड़े होके नहीं पीना। और कोशिश ये करनी है कि पानी को ग्लास से पी ले, बॉटल से ना पिए। ये अगर छोटी छोटी चीज़ें हमने डेली बेसिस पे कर ली, तो और ज़्यादा हम स्वास्थ्य की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। स्वास्थ्य जो है हमारा वो सही रहेगा, बढ़िया रहेगा। ऑल राइट सर, इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं, वरना हम तो ये बातें करते ही रहेंगे, आपके साथ बातें चलती ही रहेंगी। और ऑडियंस में बोलूँ, अगर आप लोग को ये पॉडकास्ट फ़ायदेमंद लगा, नॉलेजेबल लगा, तो इस पॉडकास्ट को अपने तक ना रखें। जो हमारे रियल टॉक पॉडकास्ट का जो पर्पस है, दैट इज़ शेयरिंग द नॉलेज एंड विजडम टू पीपल। तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक पहुँचाइए, और इस पॉडकास्ट को लाइक भी कर देना। और अगर आपको सर को कॉन्टैक्ट करना है, सर को कॉन्टैक्ट करने की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। सर का इंस्टाग्राम भी यहाँ पे आ रहा था, तो वहाँ पर भी जाकर सर को फॉलो कर लीजिए। और हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, हमको सब्सक्राइब भी कर देना। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।